हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी विच अ पार्ट ऑफ अन एकेडमिक ग्रुप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके के टॉप 100 एमसीक्यूज जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और इन 100 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पाते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, अनअकैडमी प्लस पर अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करके कंप्लीट तैयारी करना शुरू नहीं किया है तो मैं आप लोगों को अनअकैडमी प्लस के बेनिफिट्स बता देता हूं। अगर आपको घर पे ही बैठ के कंप्लीट तैयारी करनी है किसी भी एग्जाम की तो आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस के दोस्तों बेनिफिट्स हैं, आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, पर्सनल गाइडेंस और टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस दोस्तों, ठीक है, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस यानी कि आप किसी भी टीचर की क्लास देख सकते हैं, कितनी भी क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, ये सारी चीज़ें आपको मिलती है और भी बहुत सारी चीज़ें जो एग्जाम को क्रैक करने में चाहिए होती है वो सारी अनअकैडमी पर आपको मिल जाती है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करेंगे दोस्तों तो आपको रेफरल कोड यूज करना है STUDY10 STUDY10 विदाउट एनी स्पेस। इस कोड को जैसे आप अप्लाई करोगे तो एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एस सी सभी एग्जाम्स के लिए आप सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री क्लासेस देखने के लिए भी दोस्तों आप इसी कोड को अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए 5 दिसंबर को यानी कि आपको संडे टू संडे एक कॉम्बैट मिलता है जिसमें आपको 40 मिनट में 30 क्वेश्चन करने होते हैं। आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं और इसमें अच्छा प्राइज भी विन कर सकते हैं। इसमें एनरोल करने के लिए भी आपको दोस्तों ये कोड अप्लाई करना है और बाकी सफलता बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 8 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और एसएससी कैटेगरी में दोस्तों ये सफलता बैच आने वाला है। एसएससी के प्राइस लिस्ट एक बार देख लीजिए, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर के लिए क्या प्राइस लिस्ट है। बाकी जब भी आप सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करेंगे और अपना रेफरल कोड अप्लाई करेंगे STUDY10 तो आपको 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन दोस्तों 325 पर मंथ मिल जाएगा और 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन 542 पर मंथ मिलेगा और आपका 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 900 पर मंथ। यानी कि आपके लिए जो सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन वो 24 मंथ का है। आप इसको ज्वाइन करके कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सौरभ मलिक ऑफिशियल नाम से एक चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे आपको PDF और भी बहुत सारी वीडियो के लिंक मिल जाते हैं। स्पेशल क्लासेस के भी लिंक यहाँ पे मिल जाते हैं। 2:30 बजे और 11 बजे दोस्तों 2 स्पेशल क्लासेस होती है रेगुलर बेसिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, प्लीज़ पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, जीवाणु रोग किस में पाए जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर्स पता होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणु रोग दोस्तों प्लांट्स में भी होते हैं, जानवरों में भी और मनुष्य में भी, ठीक है, तो राइट आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में श्वसन क्रिया का मुख्य नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो द सेंट्रल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेटरी एक्टिविटी इन ह्यूमन बॉडी इज एक्सरसाइज बाय। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल मेरुमज्जा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट आंसर। तो यह आपको याद रखना है। फटाफट देखिए क्विज सेशन है तो फटाफट देख लेते हैं। साइंस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इस क्लास में, तो प्लीज़ एंड तक जरूर देख लेना और सेशन पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल इनमें से कौन सी ग्रंथि नहीं है, तो अमाशय यानी कि आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, यह एक ग्रंथि नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, पेस मेकर का संबंध किससे है। तो पेस मेकर का संबंध दोस्तों किससे है, बिल्कुल सही है, हृदय यानी कि हार्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। चलें अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे संवेदनशील संकेत है या फिर संकेतक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होने वाला है, बिल्कुल शिशु मृत्यु दर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट है, कान की हड्डियों की कुल संख्या कितनी है। कान की हड्डियों की कुल संख्या कितनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जिसे हम बाहर छोड़ते हैं वो कितने प्रतिशत है।
तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दोस्तों 4% है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों पक्षियों में आमतौर पर खालिस्तान एक ही होता है, तो पक्षियों में आमतौर पर ओवरी यानी कि अंडाशय एक ही होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर इज डी। ये आपको याद रखना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है स्पंज क्या है। तो देखिए स्पंज क्या है दोस्तों, बिल्कुल यह एक जानवर है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर इज सी। ठीक है दोस्तों, मुंह से स्रावित लार किसका पाचन करती है। तो मुंह से स्रावित लार किसका पाचन करती है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्टार्च, यानी कि बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है पित्त का संग्रहण कहाँ होता है। बाइल इज स्टोर्ड इन दी। तो बाइल इज स्टोर्ड इन दी पित्ताशय, बिल्कुल सही दोस्तों, आप यहाँ पे आंसर कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न संधियों में से कौन सी एक कबन संधि है। निम्न संधियों में से कौन सी एक कबन संधि है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा कोहनी, एल्बो इज द राइट आंसर। ठीक है, सॉरी, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से एक संशोधित भूमिगत तना कौन सा है। तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आलू, पोटैटो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो ये होती है दोस्तों बिल्कुल सही है, द स्पाइनल कोड, यानी कि मेरुदंड इसका राइट आंसर होगा। ये गलत लिखा है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा विलंब से रक्त के थक्के जमने की स्थिति है। तो राइट आंसर इज हीमोफीलिया। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है पित्त किसके द्वारा निर्मित होता है। पित्त किसके द्वारा निर्मित होता है। तो राइट आंसर इज लीवर, यानी कि यकृत राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रक्तचाप खालिस्तान की दीवारों पर रक्त द्वारा दबाव डाला जाता है। तो रक्तचाप खालिस्तान की दीवारों पर रक्त द्वारा दबाव डाला जाता है, तो राइट आंसर इज धमनी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टरीज, यानी कि धमनी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किडनी को रक्त की आपूर्ति कराने वाली रक्त वाहिका कौन सी है। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुर्दे की धमनी, बिल्कुल सही है। तो यहां पे राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। दोस्तों जब मानव हृदय में वाम नियल सिकुड़ता है तो रक्त किसकी तरफ प्रभावित होता है। तो ये होता है दोस्तों किसकी तरफ, महाधमनी की तरफ, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में अर्क का आरोहण किसके द्वारा होता है। तो पौधों में अर्क का आरोहण दोस्तों जाइलम के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी जनसंख्या पृथ्वी पर अधिकतम है। द पॉपुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम ऑन द अर्थ। तो बिल्कुल दोस्तों
सरीसृप यानी कि रेपेटाइल्स होगा, ये प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, आर होगा यहाँ पे। ठीक है, रेपेटाइल्स इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राब से शराब प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है किण्वन यानी कि फर्मिनेशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी। देखिए क्वेश्चन है, रक्त समूह बी वाला व्यक्ति किस व्यक्ति को सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकता है? बी वाला जो व्यक्ति है वो दोस्तों किसको रक्तदान कर सकता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, यानी कि बी वाला बी वाले को तो दे ही सकता है, साथ में ए बी वाले को भी दे सकता है। नेक्स्ट है, इंसान के दो कान होते हैं क्योंकि दो कान खालिस्तान में मदद करते हैं। तो देखिए इंसान के दो कान होते हैं और दोनों कान किस चीज़ में हेल्प करते हैं? तो ये करते हैं विपरीत दिशाओं में कानों तक पहुंचने वाली स्वर की ध्वनियों के बीच अंतर करना। ठीक है, आपको जब आप खड़े होकर सुनते हैं तो इधर से आवाज़ आ रही है या इधर से आती है, ये चीज़ आपके कान डिसाइड करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलोफाइट्स ऐसे पौधे हैं जो मिट्टी में खालिस्तान की उच्च मात्रा से भी वृद्धि कर सकते हैं। तो हेलोफाइट्स ऐसे पौधे हैं दोस्तों जो साल्ट यानी कि लवणता अधिक होने पर भी मिट्टी में अगर ज़्यादा साल्ट होगा उसके बाद भी वो ग्रो कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अल्फा अल्फा सिक्को दिया गया नाम है, किसको दिया नाम, सॉरी किसको होगा यहाँ पे, किसको दिया गया नाम है? ये घास को दिया गया नाम है। तो राइट आंसर इज सी, ये आप क्या देखना है। बिना फूलों वाले पौधों को क्या कहा जाता है? दोस्तों बिना फूलों वाले पौधे पौधे जो होते हैं जिन पे फूल नहीं आते उनको कहा जाता है क्रिप्टो गेम, यानी कि गेम्स। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुक जानवरों के प्रकार जो रेंगते हैं और घिसटते हैं क्या कहलाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स। ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण का कारण नहीं है? तो कौन सा प्रदूषण का कारण नहीं है? सौर ऊर्जा का उपयोग यानी कि यूज ऑफ सोलर एनर्जी, ये एक प्रदूषण का कारण नहीं है, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी पादप का भोजन ग्रहण करने वाला उत्तक कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल पोषवाहा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट है, वह पौधा जो बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करता है। तो गाइज राइट आंसर इज सी। ठीक है, फटाफट कवर कर लेते हैं। परागण के दौरान पराग कणों को प्राप्त करने वाला पुष्प भाग है। तो वर्ती कराग यानी कि ऑप्शन दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टिग्मा, यानी कि सी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, घरेलू मक्खी खालिस्तान फैलाती है। तो घरेलू मक्खी दोस्तों टाइफाइड फैलाती है, यानी कि राइट आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र का कौन सा हिस्सा आंतरिक अंगों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मेरू मज्जा। ठीक है, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पवन में इनमें से कौन सा फल विकसित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पाइनएप्पल, अनानास। ठीक है दोस्तों, स्कर्वी किससे संबंधित है?
तो स्कर्वी इज डिजीज इज अ डिजीज इज, देखिए रिलेटेड है दोस्तों स्किन से, ठीक है, त्वचा से। स्कर्वी इज अ डिजीज ऑफ स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों को किस कारण से जड़ों के माध्यम से जल प्राप्त होता है? तो राइट आंसर इज शांता, ठीक है, विस्कोसिटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वह विटामिन जो किसी भी सब्जियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो आप लोगों को पता है विटामिन डी कहाँ से मिलता है? सनलाइट से, यानी कि सन से, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, बेकरिया ब्रेड बनाने में खमीर का उपयोग होता है क्योंकि यह दोस्तों क्या करता है? ब्रेड को नरम और खकरा बनाता है, ठीक है, तो राइट आंसर इज बी। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो रक्तचाप जो है ये किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाओं में पुनर्बन की शक्ति है? तो ब्रेन सेल्स, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यानी कि विच सेल इन आवर बॉडी हैव द लीस्ट रीजनरेटिव एक्टिव पावर, रीजनरेटिव पावर, तो ये है ब्रेन सेल्स में। इनमें से कौन सा एंजाइम रक्त के स्कंदन में सहायक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन, यानी कि बी राइट आंसर होगा, ठीक है। पौधों द्वारा अवशोषित पानी की अतिरिक्त मात्रा से क्या मुक्त किया जाता है? बिल्कुल सही है, ट्रांसपिरेशन, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है, करेक्टली मैच्ड है, तो कौन सा इनमें से? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया क्लोरोक्विन, बिल्कुल सही है, ये मैच है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। उस बुखार की स्थिति में तापमान को नीचे लाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है उच्च बुखार की स्थिति में? जवरनाशी, यानी कि ऑप्शन दोस्तों क्या होगा? सी हो जाएगा। देखिए बायोडीजल अधिकांशतः किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यूफोर्बिया, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा डी राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट है, औद्योगिक अपशिष्टों के कारण होने वाले जल प्रदूषण की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार उपयोग किया जाता है? बिल्कुल बोथ, यानी कि डी राइट आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों पोटेशियम पोटेशियम मेटा बाइसल्फेट का उपयोग खालिस्तान के लिए खाद्य संरक्षण के रूप में किया जाता है। तो ये किया जाता है फलों का रस, यानी कि फ्रूट जूस के लिए, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट है, निम्न में से खाद्य भूमिगत तना कौन सा है? तो अदरक जो है दोस्तों वो ज़मीन में ही एक जड़ की तरह उगता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, 50 में से क्या स्कोर रहा? सबसे पहले तो आप मुझे यही बता दीजिए, और प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट सेशन और मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ 50 से 60 क्वेश्चन साइंस के जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, ठीक है ना, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना।
दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नन, यानी कि कोई नहीं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं है। यह आपका पहला क्वेश्चन था। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, राज्यों में विधान परिषद का उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है? और देखिए, आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का दोस्तों जो सही आंसर होगा वह आपका आर्टिकल 169 हो जाएगा। ठीक है, राज्यों में विधान परिषद का उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है? यह आपका आर्टिकल 169 से है। अच्छा, वो आर्टिकल 168 और 170 के बारे में भी देख लेते हैं। आर्टिकल 168 बताता है राज्यों में विधानमंडल का गठन। ठीक है, ये आर्टिकल 168 में आता है। और 169 में मैं बता चुका हूँ, 170 में बता देता हूँ। विधानसभा की संरचना 170 यानी कि आर्टिकल 170 बताता है कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया है? निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है? जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, महिलाओं को आरक्षण पंचायत में भी है और नगर पालिका में भी है, यानी कि बोथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब जो आपका पंचायत में है वो किस आर्टिकल में आता है और नगर पालिका में किस आर्टिकल में आता है, ये भी मैं बता देता हूँ। तो देखिए, आर्टिकल 243D हमें बताता है कि पंचायतों में सीटों का आरक्षण होगा। ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ सीट इन पंचायत। आर्टिकल 143T हमें बताता है कि नगर पालिकाओं में भी सीटों का आरक्षण होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको पता चल गया भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। तो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये आर्टिकल 315 में किया गया है। ठीक है, अब आर्टिकल 312 और 316 क्या बताता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिकल 312 बताता है अखिल भारतीय सेवा, यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज। और आर्टिकल 315 में बता चुका हूँ। आर्टिकल 316 क्या बताता है? सदस्यों की नियुक्ति और पद, अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स। ठीक है, तो ये आपको भाई याद रखने, जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ ये भी सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल बैन फोर्स्ड लेबर? तो ये जो फोर्स्ड लेबर पे दोस्तों प्रतिबंध लगाता है, आर्टिकल कौन सा है? 23 है। ठीक है, आर्टिकल 23 जो है वो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, यानी कि मानव तस्करी एवं बाल श्रम पर निषेध करता है। आर्टिकल 24 भी इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल 23 में बता चुका हूँ। आर्टिकल 24 क्या बताता है? बिल्कुल, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, यानी कि कारखाने आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध, ये आर्टिकल 24 बताता है। 23 और 24 में थोड़ा सा मतलब डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम होती है, जब एग्जाम में आता है तो कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने दोनों को साथ में लिखा, आपको बताया भी और आपको समझ में भी ये आ गया होगा। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन आता है, कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है? विच फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल ओनली टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया? बताइए भाई। तो देखिए, ऐसे कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं दोस्तों, 4-5, जो कि केवल इंडियंस को ही मिलते हैं, यानी कि इंडियंस के लिए ही अवेलेबल होते हैं। और उसमें से एक आर्टिकल 15 है। ठीक है, बाकी जो 14 है, 21 है, 21A है, ये सभी फॉरेनर्स और इंडियंस दोनों के लिए होता है। बट आर्टिकल जो 15 है वो केवल इंडियंस के लिए होता है। मैं बता देता हूँ कौन कौन से आर्टिकल जो हैं दोस्तों, जो फंडामेंटल राइट है और ये केवल इंडियंस के लिए है। आर्टिकल 15 में बता चुका हूँ, 16 भी केवल इंडियंस के लिए है, 19 भी केवल इंडियंस के लिए है, और आर्टिकल 29 एंड 30 भी केवल इंडियंस के लिए है। ऑलराइट, समझ में आ गया आप सभी को? तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? दोस्तों यहाँ पे प्लीज इसको करेक्ट कर लेना, सही नहीं होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? तो बता दीजिए इनमें से कौन सा सही नहीं है।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आर्टिकल 148 लिखा है पावर ऑफ दी सीएजी यानी कि कैग, और आर्टिकल 165 लिखा है एडवोकेट जनरल। ठीक है, तो 165 बिल्कुल सही लिखा है, आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल लिखा है ना। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, आर्टिकल 148 गलत लिखा है। आर्टिकल 148 जो है ये कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए है, सॉरी के लिए नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए 148 है, और 149 है ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है ध्यान से पढ़ लेना भाई, कभी आप बोलो पावर ऑफ द कैग है, और वैसे क्या है यहाँ पे सीएजी यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के लिए है आर्टिकल 148। ठीक है, और जो पावर है ना वो 149 में है। ठीक है, यहाँ पे 148 में था, जो गलत था 149 में पावर है। मतलब आप समझ गए ना मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, कंफ्यूज मत होइए। 148 और 149 दोनों में मैंने डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे लिख दिया है, अब आप आराम से पढ़ के समझ लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। संसद की सदस्यता हेतु योग्यता किस अनुच्छेद से संबंधित है? क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट इज गिवन अंडर विच आर्टिकल? तो अगर मैं बात करूं दोस्तों किस आर्टिकल के तहत, तो राइट आंसर इज आर्टिकल 84, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, आर्टिकल 84। यहाँ पे अगर मैं बात करूं दोस्तों आर्टिकल 83 की और 84 की, दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। संसद के सदनों की अवधि होती है आर्टिकल 83 में, और संसद की सदस्यता के लिए योग्यता आर्टिकल 84। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा उपाध्यक्ष का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? बता दीजिए भाई, अंडर विच आर्टिकल द प्रोविजन ऑफ लोकसभा डिप्टी स्पीकर गिवन? तो यहां पे अगर मैं बात करूं दोस्तों आर्टिकल 93 में है। ठीक है, अंडर विच आर्टिकल प्रोविजन ऑफ लोकसभा डिप्टी स्पीकर गिवन, आर्टिकल 93। अब आर्टिकल 89 और 94 और 95 के बारे में बता देता हूं। आर्टिकल 89 क्या बताता है? द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, ये आर्टिकल 89 बताता है। आर्टिकल 94 क्या बताता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का अवकाश, त्यागपत्र और निष्कासन, ये 94 बताता है। ऑलराइट, क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। और यहाँ पे एक 95 भी था ना, वो शायद हम टाइप करना भूल गए, मैं बता देता हूँ। आर्टिकल 95 बता दे दोस्तों, पावर ऑफ द डिप्टी स्पीकर और अनदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ स्पीकर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद भारतीयों को विदेश जाने का अधिकार देता है? विच आर्टिकल गिव इंडियंस द राइट टू गो अब्रॉड? तो ये आर्टिकल कौन सा है दोस्तों? आर्टिकल 21 है भाई, आर्टिकल 21 यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आपका आर्टिकल 21 बताता है। बाकी आर्टिकल 24 क्या बताता है? प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ये मैं आपको पीछे भी बता के आया था। और ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है गाइज, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है कि आर्टिकल 24 में क्या आता है। ठीक है, 21 भी कई बार आ जाता है, तो बट आर्टिकल 24 जरूर याद रखिएगा। ऑलराइट, चलिए गाइस अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों को शराब पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है? जैसे कि आपने देखा होगा या देखा नहीं होगा तो सुना होगा कि बिहार में शराब पर प्रतिबंध लगा है। तो ये कौन सा आर्टिकल राइट देता है कि कोई भी राज्य गवर्नमेंट अपने राज्य में शराब पर प्रतिबंध लगा सकती है? ये आर्टिकल कौन सा है? तो ये आर्टिकल 47 के तहत लगाया जा सकता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इसमें आर्टिकल 44 और 48 के बारे में मैं बता देता हूँ। आर्टिकल 44 है दोस्तों, यूनिफॉर्म कोड सिविल कोड फॉर सिटीजन्स, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। और आर्टिकल 48 है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि कृषि और पशुपालन का संगठन, ये आर्टिकल 48 बताता है। ठीक है गाइस, चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रपति और उनके अनुच्छेदों के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करें।
तो इनमें से आपको मैं थोड़ा समय दूंगा इसमें 3-4 सेकंड का, कि मतलब 10 सेकंड तक, कि आप इसको आराम से पढ़ें और आंसर करेक्ट लगाने की कोशिश करें। करिए एक बार ट्राई। तो देखिए दोस्तों, मेरे हिसाब से आपने लगाया होगा आर्टिकल 52 क्या बताता है। आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। अगर आपने यहाँ तक कर लिया होगा तो आप आधे ऑप्शन हटा सकते हैं, जैसे कि डी और ए, क्योंकि पहले का सेकंड होगा, पहले का सेकंड इसमें और इसमें। फिर दूसरा यहाँ पे आता है आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताता है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट 1 पे चला गया। अब बी का 1, बी का 3 आ गया यहाँ पे। सॉरी, बी का 1 है, बी का 1 है, तो अभी भी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। आर्टिकल 58 हमें क्या बताता है, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो क्वालिफिकेशन कौन सा हो गया, ये आ गया आपका 4। तो 4 यहाँ पे इसमें आ गया, बी सी में नहीं आया तो ये भी कट गया। तो आपको ऑटोमेटिक ये हो जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर होगा। समझ गए सभी? तो ऐसे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे बता भी दिया है, आप इसको देख लेना भाई। क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संयुक्त राष्ट्र संघ की अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की ओर इंगित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इंडिकेट्स टुवर्ड द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। बताइएगा जरा आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आर्टिकल 51 हो जाएगा। यह आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है, अगर राज्यसभा के सभापति और उपसभापति मौजूद नहीं हैं तो अध्यक्षता कौन करेगा। इफ द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आर नॉट प्रेजेंट देन हु विल प्रिसाइड। तो उस समय दोस्तों डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा प्रिसाइड करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मुझे आशा है कि आप लोगों ने भी यही आंसर किया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर देखिए सेशन मेरे प्यारे दोस्तों पसंद आ रहा है और आपको एक क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, प्लीज़ ये लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। अभी आपको ब्लैक दिख रहा होगा, इसको ब्लू कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। जल्दी से बता दीजिए। अगर आपने पहले भी ऐसा क्वेश्चन पढ़ा है तो आंसर बता सकते हो, अदरवाइज बिल्कुल गलत करने वाले हो। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आर्टिकल 12 से 35 तक। आर्टिकल 12 से 35 तक मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन आता है आपका, संविधान सभा में कितनी महिलाओं को शामिल किया गया था। हाउ मेनी वुमेन वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो इसमें दोस्तों महिलाओं को 15 महिलाओं को शामिल किया गया था। बाकी मैं थोड़ा और आपको समझा देता हूँ। संविधान सभा में कुल 389 निर्वाचित सदस्य थे, जिसमें से 15 महिलाएं थी। एक क्वेश्चन तो दोस्तों यही बन जाता है कि कितनी महिलाएं थी, कितने कुल निर्वाचित सदस्य थे। और एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी। तो ये बेगम एजाज रसूल थी, ठीक है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ये लो आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कौन एक मुस्लिम महिला थी। तो बेगम एजाज रसूल थी, ये आपको जरूर याद रखना है। क्वेश्चन आता है, सिंधी भाषा को हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषा की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था। जल्दी बता दीजिए। तो दोस्तों ये शामिल किया गया था 1967 में, यानी कि बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं कि राज्यों में पंचायत चुनाव कराने के लिए कौन जिम्मेदार है। वो इज रेस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग अ पंचायती इलेक्शन इन स्टेट्स। तो पंचायती इलेक्शन ऑब्वियसली बात है दोस्तों, आप थोड़ा सा भी दिमाग यूज करेंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान न्याय और मुफ्त विधिक सहायता का अधिकार देता है। कौन सा आर्टिकल देता है ये बताइएगा। चलिए जी, आर्टिकल 39 के बारे में मैं बता देता हूँ। आर्टिकल 39 ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। आर्टिकल 43A और 48 के बारे में बता देता हूँ। 43A क्या बता दोस्तों, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना। आर्टिकल 48 एक क्या बताता है, पर्यावरण का संरक्षण और सुधार
तथा वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, ये हमें आर्टिकल 48 बताता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। एंड द नेक्स्ट इज, कोई व्यक्ति बिना चुनाव जीते कितने दिनों तक मंत्री रह सकता है, काफी इंपॉर्टेंट। हाउ लॉन्ग कैन अ पर्सन बी मिनिस्टर विदाउट विनिंग द इलेक्शन, विदाउट विनिंग द इलेक्शन। तो गाइज देखिए 6 महीने तक कोई भी पर्सन मिनिस्ट्री पद पर रह सकता है, कितने, 6 महीने तक, ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, चलिए, और देखिए प्लीज यार लाइक करते रहा करें। चलिए भाई नेक्स्ट। दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को संविधान में शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। बिल्कुल सही आंसर किया है जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे बी ऑप्शन लगा रहे हैं, तेज बहादुर सप्रू कमेटी, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच संबंध और शक्ति के संतुलन की जांच करने और संविधान के ढांचे में बदलाव का सुझाव देने के लिए जून 1983 में सरकारीय आयोग की स्थापना की गई थी। ये लाइन एक बार दोबारा से पढ़ लेना आप लोग, और ये पीडीएफ आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, बिल्कुल याद हो जाएगा, चीज़ें भूलोगे नहीं। ठीक है, समझ गए? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए किस आर्टिकल में किया गया मेरे प्यारे दोस्तों? बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर इज, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह क्या होने वाला है? बिल्कुल सही, नन होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए आर्टिकल 66 इलेक्शन एज अ वाइस प्रेसिडेंट इज मेंशन आर्टिकल इन 66, यानी कि आर्टिकल 66 में ये मेंशन है। अच्छा, आर्टिकल 58 और 84 में बता चुका हूँ। 157 क्या बताता है? तो आर्टिकल 84 बताता है क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 157 बताता है क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर, दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, और जितने भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड होते हैं उनमें फिर कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होता है, तो आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा, एक दो बार रीड करना और दोबारा से वीडियो को भी रिवाइज कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें याद मिलेंगी। क्वेश्चन आता है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? वो अपॉइंट्स अ प्रोटेम स्पीकर। तो देखिए दोस्तों बहुत ही इजी है, आप सबसे पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि प्रोटेम स्पीकर कौन होता है। देखिए प्रोटेम स्पीकर वह होता है जो आपका लोकसभा का स्पीकर नियुक्त होने से पहले जो टाइम होता है, यानी कि जो टेम्परेरी स्पीकर नियुक्त किया जाता है उसको प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। और दोस्तों इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ये आपको याद रखना है। कौन करता है नियुक्त? प्रेसिडेंट, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन अनुच्छेद महिलाओं को मातृत्व लाभ प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोवाइड्स मैटरनिटी रिलीफ टू वुमेन? तो कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड कराता है दोस्तों? अरे वाह, बिल्कुल सही, आर्टिकल 42, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अच्छा, यहाँ पे 40 और 41 क्या बता रहे हैं, इनके बारे में भी देख लेते हैं। आर्टिकल 40 बता रहा है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, यानी कि ग्राम पंचायत का गठन, यह आर्टिकल 40 में आता है। 41 में राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंसी इन सर्टेन केसेस, काम करने का अधिकार, शिक्षा के लिए और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता के लिए, यह आर्टिकल 41 बताता है। और ये आपका 42 है गाइज, ये 41 नहीं है, प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिए। आर्टिकल 42 टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, यानी कि काम की न्याय संघ और मानव वोचित दशाओं का मातृत्व लाभ उपलब्ध कराना, यह आर्टिकल 42 बताता है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। क्वेश्चन है, इनमें से कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लेख आर्टिकल 19 यानी कि अनुच्छेद 9 में नहीं है? तो देखिए आर्टिकल 19 विच ऑफ द फंडामेंटल राइट इज नॉट मेंशन इन आर्टिकल 19? तो राइट टू स्लीप, राइट टू ड्रिंक वाटर, राइट टू प्रॉपर्टी,
ये सभी, कोई भी इसमें नहीं होता है दोस्तों आर्टिकल 19 में। ठीक है, ठीक है। इनमें से कौन सा प्रावधान संविधान में विदेशियों के लिए उपलब्ध है? ध्यान से सुन लीजिएगा पहले। विच ऑफ दीज प्रोविजंस इज अवेलेबल टू फॉरेनर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट इज द राइट आंसर? तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फंडामेंटल राइट्स। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ये फॉरेनर्स के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, बट कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, सारे नहीं होते, कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो कि फॉरेनर्स के लिए भी होते हैं और इंडियंस के लिए भी होते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में चुने जाने की न्यूनतम आयु क्या है? व्हाट इज द मिनिमम एज टू बी इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो यहां पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, मिनिमम एज टू बी इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज कितनी होगी भाई, बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। 35 ईयर्स। मैं राज्यसभा की बात कर रहा हूं, मैं पूरा हाईलाइट करके क्वेश्चन को पूछता हूं, उसके बाद भी कुछ स्टूडेंट आंसर गलत कर देते हैं। देखिए, मैंने राज्यसभा पूछा, कुछ ने लोकसभा के हिसाब से आंसर लगा दिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है भाई, ध्यान से अपना देखते हुए करिए। क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन संघ सूची से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द यूनियन लिस्ट? तो देखिए, यूनियन लिस्ट आपको पता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, इनमें कौन कौन से मैटर आते हैं? स्टेट लिस्ट में राज्य से संबंधित, यूनियन लिस्ट में सेंटर से संबंधित, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों यानी कि स्टेट और राज्यों से संबंधित मामले आते हैं। अब यहाँ पे इन में पूछा गया कि इनमें से कौन सी यूनियन लिस्ट से संबंधित है? तो देखिए, प्राइस कंट्रोल ये नहीं है, कारखाना फैक्ट्रीज यानी कि ये नहीं है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बचा कौन सा? जनगणना यानी कि सेंसस। तो जो सेंसस होता है, जनगणना होती है दोस्तों, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है। तो ये यूनियन लिस्ट का मैटर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल्स? तो ये आर्टिकल 332 यानी कि आर्टिकल 332 से संबंधित हो गया दोस्तों। बाकी 330, 331, 332, 333 मैं एक बार बता देता हूँ फटाफट से। तो आर्टिकल 330 क्या कहता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण होगा, ये आर्टिकल 330 बता देता है। 331 बताता है लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व होंगे। ठीक है, आर्टिकल 332 बताता है, जैसे कि मैं अभी बता चुका हूँ, राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षण में होगी, ये आर्टिकल 332 बताता है। 333 बताता है राज्यों की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व होगा, ये आपका 333 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2019 में पीएमसी बैंक खबरों में रहा था। पीएमसी बैंक संविधान की किस सूची से संबंधित है? पीएमसी बैंक का मतलब है दोस्तों पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ये आएगा आपका स्टेट लिस्ट में। थोड़ा सा बता देता हूँ, पंजाब एंड महाराष्ट्र को कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिसे पीएमसी बैंक भी कहा जाता है, एक मल्टी स्टेट को ऑपरेटिव बैंक है। ठीक है, ये एक कोऑपरेटिव बैंक है जिसने 1983 में परिचालन शुरू किया गया था, यानी कि इसकी जो स्थापना है वो 1983 से है। ओके गाइस, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इनमें से कौन सा सही है? तो आर्टिकल 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी बिल्कुल सही है। आर्टिकल 53 प्रोविजन इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन स्टेट। आर्टिकल 360 दोस्तों प्रोविजन एज टू बी फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो यहाँ पे ये सभी सही है भाई। ठीक है, आर्टिकल डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? तो इनमें से अगर मैं बात करूं दोस्तों, फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द आईसीएस, यहां पे ऑप्शन दिया गया है सुरेंद्र नाथ टैगोर, और क्या पूछा है कि कौन सा सही नहीं है? तो गाइज यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो आईसीएस में शामिल होने वाला पहला भारतीय सुरेंद्र नाथ टैगोर जी नहीं थे। कौन थे दोस्तों?
श्री श्री सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं श्री सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे युवा राष्ट्रपति थे, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट। तो यंगेस्ट प्रेसिडेंट दोस्तों कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे। अगर इनके बारे में बात करूं तो नीलम संजीव रेड्डी सीधे लोकसभा स्पीकर पद से चुने गए और सबसे युवा राष्ट्रपति बने और 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़े थे। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, भारत के द्वितीय दलित राष्ट्रपति कौन थे? पहले भी बताना है आप लोगों को कौन थे और द्वितीय भी बताना है। तो भारत के द्वितीय दलित राष्ट्रपति दोस्तों अभी हमारे जो देश के राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी, ये हैं। पहले कौन थे? तो पहले थे दोस्तों KR नारायण, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति और देश के सर्वोच्च पद को प्राप्त करने वाले मलयाली व्यक्ति थे। ये भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में आ जाता है भाई। क्वेश्चन आता है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू। तो ये स्पीकर ऑफ द लोकसभा के अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, यानी कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका बी राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ दोस्तों। समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है और यह समिति लोकसभा के स्पीकर को अपनी रिपोर्ट सौंपती है। ठीक है, क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आंसर इज हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानी जेल सिंह। दोस्तों ज्ञानी जेल सिंह, देखिए ज्ञानी जेल सिंह के समय में क्या क्या हुआ एक बार ध्यान से नोट करिएगा। ज्ञानी जेल सिंह के कार्यकाल के दौरान कई घटनाएं हुई, जैसे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या, 1984 के सिख विरोधी दंगे, ये सभी दोस्तों ज्ञानी जेल सिंह के समय में हुई है। क्वेश्चन आता है, भारत के राष्ट्रपति का इस्तीफा कौन स्वीकार करेगा? Who will accept the resignation of President of India? तो बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, उपराष्ट्रपति। और इसके बारे में अगर मैं थोड़ा और बताऊं आप लोगों को, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 56 यह स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति का पद उस स्थिति से 5 वर्ष तक का है जिस दिन वह कार्यकाल में प्रवेश करता है। ठीक है, उनका कार्यकाल पहले समाप्त हो सकता है, ये भी चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो गाइज राइट आंसर हो जाएगा वीवी गिरी। भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। ठीक है ना, और थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ कि वीवी गिरी जो है दोस्तों, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद वीवी गिरी भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, है ना, तो याद रखिएगा। एंड द नेक्स्ट इज, नीति आयोग के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू वोम। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आपने लगाया है, प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर। तो नीति आयोग के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? प्रेसिडेंट को सौंपते हैं। ऑलराइट, तो देखिए यार प्लीज़ आप लोग लाइक नहीं करते हो तो लाइक जरूर कर दिया करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनुच्छेद के किस समुच्चय के तहत आपात का प्रावधान किया गया है? Which of the sets of the articles deal with the emergency provisions? तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन होने वाला है। और देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आर्टिकल 352, 356 और 360। ये दोस्तों इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं, ये तीनों आर्टिकल। और तीनों आर्टिकल मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए, अनुच्छेद 352, 356 और 360 आपातकालीन प्रावधानों की चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 352 में दोस्तों क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात करता है। 352 यानी कि नेशनल इमरजेंसी के बारे में। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी।
और जबकि अनुच्छेद 356 दोस्तों राज्य आपातकाल या फिर जिसको हम राष्ट्रपति शासन, ठीक है, प्रेसिडेंटल रूल जिसको हम बोलते हैं, तो वो आर्टिकल 356 हमें बताता है। और अनुच्छेद 360 जो कि दोस्तों वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताता है। अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ी बार पूछा जाता है भाई कि फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में अभी तक कितनी बार लगी है। कितने सारे स्टूडेंट को पता है इस क्वेश्चन का आंसर? बहुत ही ईजी है, और फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में अभी तक कितनी बार लगाई गई है। तो देखिए दोस्तों, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी की मैं बात करूं, अभी तक हमारे देश में एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है, यानी कि वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। तो 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचित मंडल का एक हिस्सा है? यानी कि निर्वाचन में तो हिस्सा लेता है, लेकिन उसके महाअभियोग यानी कि इम्पीचमेंट के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट बट ड्यू नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग फॉर हिज हर इम्पीचमेंट? बताइए दोस्तों। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं, विधानसभा दोस्तों प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है बट इम्पीचमेंट में नहीं। इम्पीचमेंट केवल लोकसभा और राज्यसभा में ही इम्पीचमेंट का बिल लाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, यह आपको याद रखना है। ऑलराइट, सही है भाई। और प्लीज़ आप लोग ना लाइक कर दिया करें, मैं बार बार तो नहीं बोलता हूँ। अगर आपको सेशन पसंद आता है प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर कर दिया करें। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन दोस्तों आपका है, अगर राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है तो उस घोषणा संसद द्वारा खालिस्तान के भीतर मंजूरी देनी होगी। अगर राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है, ध्यान से सुनिए, तो इस घोषणा को संसद द्वारा कितने दिनों में मंजूरी देनी होगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट 6 मंथ आंसर लगा रहे होंगे, बट नहीं दोस्तों, नहीं, 6 मंथ नहीं। राइट आंसर इज 1 मंथ। 6 महीने के भीतर भीतर ये 1 महीने के भीतर भीतर जो है अप्रूवल देना होगा। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की घोषणा संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जानी चाहिए, ठीक है। उद्देशन होने के 1 महीने के भीतर उसके द्वारा अनुमोदित की जानी चाहिए। यह संसद द्वारा अनुमोदित की तारीख 6 महीने के लिए लागू की जाती है, यानी कि 6 महीने के लिए स्टार्टिंग में इमरजेंसी लगाई जा सकती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रपति केवल लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जारी कर सकते हैं। क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इशू प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटन रिकमेंडेशन ऑफ, तो रिटन रिकमेंडेशन ऑफ मंत्रिमंडल में संघ केवल कैबिनेट मंत्री शामिल रहेंगे, यानी कि द कैबिनेट कंस्ट्रक्टिंग ऑफ ओनली कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द यूनियन, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। संविधान के दोस्तों 44वें संशोधन ने यह स्थापित किया कि राष्ट्रपति केवल राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जारी कर सकते हैं, जबकि केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी कि अनुच्छेद 75 के तहत नियुक्त प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों के मंत्रिमंडल से युक्त को लिखित रूप से सूचित किया जाता है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया दोस्तों? जल्दी से आंसर बताइए। हाउ मेनी टाइम्स हैव द प्रेसिडेंट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी? तो देखिए अभी तक नेशनल इमरजेंसी दोस्तों कितनी बार लगाई गई है? 3 बार। मैंने बताया था फाइनेंशियल इमरजेंसी तो अभी तक नहीं लगाई गई है, बट प्रेसिडेंटल डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, तो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति ने अभी तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगाई है दोस्तों। 3 इसका राइट आंसर होगा। कब कब? 1962, 1971 और 1975। देख लेते हैं यहाँ पे। भारत में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी दोस्तों 1962 में, जब चीनी आक्रमण के समय इसे पहली बार घोषित किया गया था। दूसरी बात, पाकिस्तान के साथ युद्ध के मद्देनजर दोस्तों, जो कि 1971 में हुई थी। 1975 में
इंटरनल डिस्टरबेंस के कारण लगाई गई थी दोस्तों 1975 में। तो यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चले। संसद के सदस्य सदन में संवय को व्यक्त करते हैं। आंसर बताइए। द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैन एक्सप्रेस देमसेल्फ इन हाउस इन। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर होगा, देखिए, संसद के सदस्य सदन में अपने आप को इंग्लिश में, हिंदी में या फिर जो भी मदर टंग है मातृभाषा में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर डी होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। द ओथ ऑफ ऑफिस इज एडमिनिस्ट्रेटेड टू द मेंबर ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री बाय। आंसर बताइए। बिल्कुल सही दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे आंसर लगा रहे होंगे, चीफ मिनिस्टर और भी बहुत सारे स्पीकर भी, बट राइट आंसर इज राज्यपाल यानी कि गवर्नर दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन आता है युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण, युद्ध या फिर बाहरी आक्रमण के कारण भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल घोषित किया जाता है दोस्तों। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन अ इमरजेंसी बी डिक्लेयर इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 352, जो कि मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, आर्टिकल 352 में। ठीक है, तो देखिए, या तो बाहरी आक्रमण या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो कि 1975 में दोस्तों इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल के दौरान तीसरी इमरजेंसी लगाई गई थी। ठीक है, जिसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण लगाई गई थी, यानी कि आंतरिक गड़बड़ी के लिए घोषित किया गया था ये। ठीक है ना, चले। क्वेश्चन आता है, भारत में किस प्रकार के आपातकाल को केवल एक बार लागू किया गया है। इन इंडिया विच काइंड ऑफ इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर या फिर इम्पोज्ड ओनली वंस, एक बार लगाया गया है। वैसे तो देखिए, नेशनल इमरजेंसी 1962 में, 71 में, 75 में लगाई गई है, बट इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी कि आंतरिक ऐसा थी आपातकाल जो है, जो कि 1975 में लगाया गया था, वह केवल एक बार लगाई गई है। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था, 1962 और 71 में जो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था वो एक्सटर्नल यानी कि बाहरी आक्रमण के आधार पर लगाई गई थी, जबकि 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर लगाई गई थी। ठीक है ना, और वित्तीय आपातकाल अभी तक लगाया नहीं गया, ये तो मैं बता चुका हूँ। अनुच्छेद 352 के तहत भारत में आंतरिक आपातकाल को किस अवधि के नीचे दर्शाया गया है। विच पीरियड बिलो डिपिकेट्स इंटरनल इमरजेंसी इन इंडिया अंडर आर्टिकल 352। तो देखिए, जो इंटरनल डिस्टर्बेंस के दौरान दोस्तों जो इमरजेंसी लगी थी वो कितने समय के लिए लगी थी, तो ये 1975 में लगी थी, आप सभी जानते हैं। 20 जून 1975 में सबसे 25 जून 1975 में और से लेके 21 मार्च 1977 तक लगी थी। और इसके ये एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे कि उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। अनुच्छेद 352 के प्रावधान के तहत इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने दोस्तों उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति होते थे। तो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 की अवधि के आंतरिक गड़बड़ी के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि 1975 में किस अनुच्छेद के तहत भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो ये तो बड़ा ही इजी हो गया क्योंकि अभी मैं यही डिस्कस कर रहा था, आर्टिकल 352 यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आता है 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन सेवा कर रहे थे। तो ये भी यार अभी मैंने बताया है, फखरुद्दीन अली अहमद। ये भी इजी क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में प्रबंधन है कि भारत है। आपको बताना है प्रिम्बल के अकॉर्डिंग भारत क्या है। ये इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर होगा, जरा बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, द प्रिम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक।
यानी कि यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 के तहत जब आपातकाल लागू रहता है तो संविधान का कौन सा प्रावधान निलंबित हो जाता है? ड्यूरिंग द इमरजेंसी इम्पोज अंडर आर्टिकल 352 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस स्टैंड्स सस्पेंडेड। तो देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे इमरजेंसी के दौरान दोस्तों हमारे फंडामेंटल राइट्स निलंबित कर दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि हमारे कौन से फंडामेंटल राइट्स दोस्तों इमरजेंसी के दौरान भी एक्टिव रहते हैं। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अभी बता दीजिए, क्योंकि इसी वीडियो में आगे मैं इस पे एक क्वेश्चन है और उसमें मैं ये चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ। तब तक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को यानी कि निलंबित किया जा सकता है, बट 2 फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जिनको निलंबित नहीं किया जाता, वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित हो जाता है? बता दूं। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल, आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित हो जाता है के सिवाय। तो देखिए, पर्सनल लिबर्टी जो है ये आपका निलंबित नहीं होता है, और आर्टिकल 20 और 21 ये बताता है दोस्तों, मतलब 20 और 21 में दोस्तों हमारे पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात की गई है। यानी कि अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा के दौरान अनुच्छेद 20-21 के तहत अधिकारों को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार जो कि अपराधों के लिए दोषी ठहराते हैं को और क्रमश जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को निलंबित नहीं किया जाता, बाकी सारे निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपातकाल के किन परिस्थितियों में ऐसे कानून या कार्यकारी आदेश पारित किए जा सकते हैं और अनुच्छेद 19 के विरुद्ध हो? आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा कोज बाय वार और एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी कि युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण। ठीक है, इजी है, बाकी इसके बारे में मैंने थोड़ा और डिटेल में बताया। युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 358 के प्रावधानों के अनुसार अनुच्छेद 19 के तहत अधिकार सव्य निलंबित हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि किसी भी कानून को जारी किया जा सकता है या कार्यकारी आदेश जारी किया जा सकता है, यहाँ तक कि आपातकाल की घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 के विपरीत होंगे। ठीक है, यानी कि मैं अभी आपको जो बता रहा था कि 20-21 को छोड़ के सारे फंडामेंटल राइट्स हमारे ब्रीच नहीं बोलेंगे, मतलब हटा दिए जाते हैं, उनको निलंबित कर दिया जाता है। ठीक है, वो एक्टिव नहीं होते। तो उस समय में अगर किसी का फंडामेंटल राइट ब्रीच भी होता है तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है? बताइए। तो यहाँ पे ADM जबलपुर आपातकाल में नागरिकों का अधिकार, ये आपका सही काउंट किया गया है। इसकी अगर मैं बात करूं, इंद्रसानी बनाम भारत संघ का मामला भारत के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण से संबंधित है। विशाखा मामला कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकारों से संबंधित है, ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए जी, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन राज्य आपातकाल के लिए प्रदान करता है और एक राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को निलंबित करता है? व्हाट इज द राइट आंसर? तो राइट आंसर इज आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 इज द राइट आंसर। देखिए, भारत में राष्ट्रपति शासन एक राज्य पर लगाया जाता है जब, बताइए। बिल्कुल, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा द प्रेसिडेंशियल रूल इज इम्पोज्ड ऑन अ स्टेट इन इंडिया व्हेन देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति शासन एक राज्य पर लगाया जाता है जब कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन होता है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का यानी कि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। ठीक है, जहां पर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, इसको हिंदी में बोलेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है? दोस्तों, राज्यपाल द्वारा कौन नियुक्त किया जाता है इन तीनों में से? बताइए जल्दी से। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर? तो देखिए, एडवोकेट जनरल, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज, ये सभी गवर्नर द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। यानी कि उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है कि सेशन आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कर दिया करें और बढ़ते हैं आगे।
दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एलन पेच ग्लोबल विजन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो जल्दी से आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा न्यायमूर्ति गीता मित्तल। देखिए दोस्तों, 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन द्वारा जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल को एलन पेच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। वह यह पुरस्कार पाने वाली दोस्तों भारत की पहली महिला है। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। मैं इस पे इंपॉर्टेंट भी मार्क कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। 2021 के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। मैं आपको हर क्वेश्चन में 3 से 4 सेकंड देने वाला हूं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलेटेड, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन थर्ड है, इनमें से किसे वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डगलस स्टुअर्ट, यानी कि ऑप्शन डी यहां पे राइट आंसर होगा। तो ये आपका होने वाला है राइट आंसर। चले, फरवरी 2021 को 78वें गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा कैटेगरी का दोस्तों का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नोमैडलैंड। और इसमें अगर बेस्ट एक्टर की बात करूं तो चैडविक बोसमैन, और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करूं तो एंड्रो डे हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आता है, वर्तमान में किस खिलाड़ी को सर रिचर्ड हेडली पदक से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किए गए हैं दोस्तों केन विलियमसन, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस संस्था द्वारा नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसने जीता? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रुमाना सिन्हा, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, रुमाना सिन्हा ने जीता है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आता है, डीआरडीओ ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो यहां पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, डीआरडीओ ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किसे चुना है या किसे सम्मानित किया है? तो हेमंत कुमार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात आई है डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ की दोस्तों स्थापना हुई थी 1958 में। यह भी आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, किसे हाल ही में 2021 के लिए कलिंग रत्न सम्मान से सम्मानित किया है? बिल्कुल दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा विश्व भूषण हरिश्चंद्रन, यानी कि ऑप्शन यहां पे ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कलिंग पुरस्कार जो है दोस्तों, ये विज्ञान संचार के क्षेत्र में दिया जाता है और यह विज्ञान संचार के अंतर्गत आता है। विजय जो इसमें विजेता होता है उसको 10,000 स्टर्लिंग पाउंड और यूनेस्को का एल्बर्ट आइंस्टीन रजत पदक दिया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से किस भारतीय मूल की पत्रकार ने अमेरिका का शीर्ष पत्रकारिता पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर होगा, बिल्कुल सही है, मेघा राजगोपालन, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, वर्ष 2021 का एबल पुरस्कार इनमें से किसे प्रदान किया गया? तो ये इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा लासे जाओ लोवासज और एवी विलर्सन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा राइट आंसर दोनों से। दोस्तों नेक्स्ट है, हाल ही में 96वां जो है आपका मध्य प्रदेश तानसेन पुरस्कार किसे मिला है?
इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पंडित सतीश व्यास को। तो ऑप्शन इज ए। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है 2021 के लिए भारत जैव विविधता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा साजी NM केरल, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2020 दिया गया? तो ये दिया गया है अनामिका को, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2020 का किताब इनमें से किसने जीता? तो मानसा वाराणसी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा, यानी कि ए यहां पे करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2020 का किताब किसने अपने नाम किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एंड्रिया मेजा, यानी कि बी राइट आंसर होगा। और देखिए दोस्तों, अनअकैडमी पर मेरी 2 स्पेशल क्लासेस हो रही है अभी SSC कैटेगरी में। एक तो 2:30 बजे होती है 2:30 PM पे, और एक रात के 11 बजे होती है। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप सभी के मोबाइल में होगा। आप SSC कैटेगरी में जाके सौरभ मलिक नाम सर्च करके फॉलो कर लेना, और 2:30 बजे और रात के 11 बजे दोनों क्लासेस को अटेंड करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिस डीवा मिस यूनिवर्स इंडिया 2021 का किताब इनमें से किसने जीता? तो ये जीता है दोस्तों हरनाज संधू ने, यानी कि यहां पे राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आता है, माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 को गणित का प्रतिष्ठित सम्मान है, उसके विजेता कौन बने हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बने हैं निखिल श्रीवास्तव, यानी कि राइट आंसर इज डी। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, किस एथलीट को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यहां पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वह आपका होने वाला है दूती चंद को, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यह पुरस्कार दोस्तों खेल एवं विभिन्न क्षेत्र में महिलाओं के योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 2021 में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डेविड डियोप, यानी कि बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पेटा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 मिला? तो ये जॉन इब्राहिम को मिला है दोस्तों। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस देश के प्रधानमंत्री का पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया दोस्तों शिंजो आबे को, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को जन सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया इनको। चले दोस्तों, 74वां बाफ्टा पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो ये मिला है दोस्तों कलो झालो, यानी कि ये किस फिल्म के लिए मिला है इनको? नोमलैंड के लिए। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है भाई। नेक्स्ट है, 2020-21 में किसे प्रतिष्ठित व्यास सम्मान, 30वां व्यास सम्मान है जो कि से सम्मानित किया गया? दोस्तों ये सम्मानित किया गया शरद पांगेर को। तो राइट आंसर इज सी। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया?
तो ये दोस्तों दिया गया है बिल्कुल आशा भोसले को, यानी कि यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है दोस्तों, ठीक है। और जो पहला महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार था ये 1996 में दिया गया था। और आशा भोसले हिंदी फिल्म की गीत गायिका है, ये आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड जीतने वाले एशिया के एकमात्र रेंजर कौन बने हैं? बिल्कुल दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र गिरी, ठीक है। राइट आंसर इज महेंद्र गिरी। दोस्तों नेक्स्ट है, किस दिग्गज अभिनेता को 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? फटाफट बताइए। बिल्कुल दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रजनीकांत, ठीक है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है और यह भारतीय सिनेमा में उनके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दोस्तों 1969 में दिया गया था, ठीक है। किसको? देविका रानी को दिया गया था, ठीक है। और दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में दोस्तों बेस्ट फिल्म जो रही है वो तानाजी रही है, और बेस्ट एक्टर रहे अक्षय कुमार, और बेस्ट एक्ट्रेस रही है दीपिका पादुकोण। ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। डेविड कार्ड को इनमें से कौन से नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो रसायन, अर्थशास्त्र, भौतिक या शांति? तो बिल्कुल सही है, जो भी ऑप्शन बी लगा रहे हैं अर्थशास्त्र में, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। एंड द नेक्स्ट इज 2021 में 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किसे नवाजा गया? तो ये नवाजा गया दोस्तों थप्पड़ मूवी को, और निर्देशक थे इसके अनुभव सिंह। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है यहाँ पे थप्पड़, और इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है ओम राउत, ठीक है। और इसमें अभिनेता है इरफान खान और अभिनेत्री है तापसी पन्नू। ये देखिए, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ना एक्स्ट्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल ये पूछे जाने लग गए हैं एग्जाम में भाई, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में 63वां ग्रैमी पुरस्कार 2021 में एल्बम ऑफ द ईयर किसे दिया गया? तो ये दिया गया है फ्लोक लोरी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए राइट आंसर, ठीक है। और यहां पे अगर मैं बात करूं, हाँ चलिए, ये रहा आज के सारे सम्मान, ठीक है ना। तो आप प्लीज़ से इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ये पुरस्कार एंड सम्मान से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे 2020 के जो 21 में दिए गए हैं वो मैंने यहाँ पे बताए हैं, और 2021 में भी कुछ दिए गए हैं वो भी सारे कवर कराए हैं। प्लीज़ लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, एक पेंडुलम की अवधि किस पर निर्भर करती है? आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लंबाई पर। एक पेंडुलम की अवधि दोस्तों लंबाई पर निर्भर करती है। आपने पेंडुलम वाली घड़ी देखी होगी, ठीक है। घड़ी के नीचे एक जो ये पेंडुलम लटका रहता है, ये हिलता है दोस्तों, इधर से उधर इधर से उधर, है ना, इस तरीके से। तो इसकी जितनी लंबाई होगी, इसकी जो अवधि है वो उसी चीज़ से डिसाइड होगी, यानी कि ये जितना लंबा होगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज़ बी, ये आपको याद रखना है दोस्तों। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बम में इस्तेमाल होने वाली विखंडनीय सामग्री क्या थी? देखिए, नागासाकी पर 1945 में दोस्तों 2 बम गिराए गए थे, फैट मैन और लिटिल बॉय। तो यहाँ पे पूछा गया है, जो नागासाकी पर दोस्तों बम गिराया गया था उसमें कौन सा जो है विखंडनीय सामग्री का उपयोग किया गया था? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा प्लूटोनियम, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है, पित्त का उत्पादन शरीर के किस भाग में होता है? बाइल इज प्रोड्यूस इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी? तो अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता होगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, मैं आपको हर क्वेश्चन में
3 से 4 सेकंड बिल्कुल आराम से दे रहा हूँ, जिसमें कि आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं और सोच सकते हैं और आंसर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों लीवर होने वाला है, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, जो जिनका जीडी का एग्जाम है, काफ़ी सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर बहुत सारे क्वेश्चन करा दीजिए। देखिए अभी एक लिमिट है, बट जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में भी इन वीडियोज़ को शेयर कर दिया करें। ठीक है, फटाफट कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है, गेरोंटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? फटाफट बता दीजिए। बिल्कुल सही है दोस्तों, ओल्ड एज से, यानी कि राइट आंसर इज डी। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है, ऑप्टिकल फाइबर खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, बिल्कुल दोस्तों सही आंसर होने वाला है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आता है, एसिड के सर के साथ प्रतिक्रिया करने पर खालिस्तान प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह आपका होने वाला है जल प्लस वाटर सॉल्ट, यानी कि यहाँ पे राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, एसिड प्लस बेस से निकलता है आपका वाटर प्लस सॉल्ट, है ना। चलिए, क्वेश्चन आता है, मनुष्य में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? टोटल नंबर ऑफ बोन फाउंड इन ह्यूमन। तो दोस्तों टोटल नंबर ऑफ बोन जो ह्यूमंस में पाई जाती है कितनी होती है दोस्तों? 206। अगर मैं चाइल्ड की बात करूं दोस्तों, एक बच्चे में कितनी हड्डियां होती हैं, कौन बताएगा? देखिए बच्चे में अप्रोक्स मतलब 300 प्लस हड्डियां होती हैं। तो ऑप्शन में आपको उसी प्रकार से ऑप्शन दिए जाएंगे, 300 प्लस दिया जाएगा या 300 ही ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है ना, तो उसी हिसाब से आप आंसर लगा सकते हैं। क्वेश्चन आता है, मनुष्य में कितने दांत 2 बार निकलते हैं दोस्तों? कितने दांत जो है वो 2 बार निकलते हैं? हाउ मैनी टीथ इन मैन कम्स आउट ट्वाइस? तो देखिए हमारे कुल मिला के टोटल जो है ना वो 32 दांत होते हैं। टोटल टीथ कितने होते हैं? 32 होते हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में आता है और बच्चे इसको भी गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे 32 दांत होते हैं, जिसमें से दोस्तों 20 ऐसे दांत हैं जो 2 बार आते हैं। ठीक है, हमारे दांत दोस्तों इंसाइजर 8 प्रकार के होते हैं। इंसाइजर जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। कैनाइन हमारे होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, और प्री मोलर होते हैं, प्री मोलर 4, और जो विजडम टीथ होते हैं वो 12 होते हैं। ठीक है, 12 ही होते हैं। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। इस प्रकार से कई बार इसी अलग अलग करके भी ये क्वेश्चन में पूछ ले जाते हैं। ठीक है ना भाई। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, आईवोस में इस्तेमाल होने वाली एसिड कौन सा है दोस्तों? आईवोस में इस्तेमाल होने वाला एसिड कौन सा है? जल्दी से आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, एसिड यूज इन आईवोस इज, बिल्कुल सही आंसर क्या है दोस्तों? बोरिक एसिड, यानी कि राइट आंसर होगा BORIC होगा, BORIC, इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है ना, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ये आपको याद रखना है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि प्रकाश की एक किरण संगन में दुर्लभ माध्यम तक यात्रा करती है, तो वह आपको बताना है कि वह क्या है। बिल्कुल दोस्तों इसका सही आंसर होगा सामान्य से दूर झुकती है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो राइट आंसर इज बी, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलिए जी। क्वेश्चन है, लिटिमस पेपर लाल रंग में बदल जाता है। ब्लू लिटिमस पेपर इज कन्वर्टेड इनटू रेड इन सॉल्यूशन ऑफ। तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है जरा बता दीजिएगा। राइट आंसर इज एसिड, है ना, राइट आंसर इज एसिड। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी इज। तो एसआई यूनिट बतानी है दोस्तों आपको। बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज कैंडेला, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा।
करंट की एम्पियर होती है, ठीक है, टेम्परेचर की आपकी केल्विन होती है, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखिए जब दूध को जोर से मथ लिया जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण अलग हो जाती है। जब हम दूध को मथते हैं दोस्तों, है ना, तो उसमें से क्रीम अलग हो जाती है। आपने देखा होगा गांव में तो यही प्रोसीजर जो किया जाता है, गांव वाले बच्चे समझ जाएंगे, वैसे शहर वाले सबके घर पे ही होता होगा। तो ये होता है दोस्तों अपकेंद्रीय बल के कारण, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि रेगिस्तान में मृगतरान किस घटना के कारण दिखाई देती है। आपने रेगिस्तान में देखा होगा ऐसे हवा में पानी सा तैरता हुआ दिखाई देता है, वो किसके कारण दिखाई देता है ये आपको बताना है, ठीक है ना। वो किसके कारण होता है, जल्दी वो बता दीजिए। तो हम्म इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है बिल्कुल टोटल रिफ्लेक्शन, यानी कि हो जाएगा बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पौधे में पानी और खनिज किसके माध्यम से पहुंचाया जाता है, बताइए जल्दी से। तो गाइस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होने वाला है जाइलम, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों, एक सेकंड। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है, जरा बताइएगा। टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय का विकिरण का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंफ्रारेड, यानी कि ऑप्शन इज ए, ठीक है ना, राइट आंसर जो ऑप्शन है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्कर्वी किसकी कमी के कारण होता है। स्कर्वी जो है वो किसकी कमी के कारण होता है। तो देखिए स्कर्वी जो रोग है वो आपका होता है विटामिन सी की कमी के कारण, है ना। तो राइट आंसर इज सी। तो इसको दोस्तों नेम जो है अदर नेम से जानते हैं एस्कोर्बिक एसिड, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। हमें ये किससे मिलता है, इसके सोर्सेज क्या है। तो खट्टे फलों से हमें विटामिन सी मिलता है, ठीक है, सिट्रिक फ्रूट से, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। इसमें आपको मिलान करना है, तो देखिए कौन सा सही होगा। तो विटामिन B1 जो होने वाला है आपका, एक देखिए पहला ही अगर आप सही कर देंगे तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आपका क्वेश्चन पूरा ही सही हो जाए, और ये हमारा पहला हमें ठीक मिल गया। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ही होगा, मैं बाकी चेक भी नहीं कर रहा हूँ, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो बी आपका 4 पे आ जाएगा, बिल्कुल सही है। ये आपका आ जाएगा 1 एंड दिस इज सेकेंड। तो ये आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, बताइए। देखिए जल में घुलनशील विटामिन दोस्तों आपके होते हैं बी और सी, ठीक है ना। बी और सी जो है ये तो होते हैं वाटर सोलेबल, यानी कि जल में घुलनशील। आपके बाकी के जो दोस्तों है फैट सोलेबल कौन कौन से होते हैं, ये भी तो एग्जाम में आ सकता है कि फैट सोलेबल विटामिन कौन से। तो ये विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। ऑलराइट, चलिए जी अगला क्वेश्चन है, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या है जिसके परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं। आंसर बताइए, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या है जिसके परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन शामिल होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी कि बी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। चलिए
और देखिए गाइज, एक बहुत ही अच्छा फीचर जो कि अनअकैडमी पर आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो। मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो कि स्टडी से रिलेटेड नहीं था, तो आप उसको रिपोर्ट करके अपना प्राइज़ विन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप ये चीज़ें भेज के, और जो सबसे पहले भेजेगा उसको प्राइज़ मिलेगा। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच गाइज। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बेल आइकन को ऑन रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत। ठीक है, और देखिए अनअकैडमी पर मेरी 2 स्पेशल क्लासेस हो रही है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। एक तो दिन में होती है दोस्तों 2:30 बजे, ठीक है, और एक होती है रात को 11 बजे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और दोनों क्लासेस को आप कैसे देख पाओगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक। उस पर क्लिक करना है, फॉलो कर लेना है, और फॉलो करते ही आपके पास नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।